मैं यहाँ जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन डिबेट्स के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि हमारा कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या है। और कोशिश है मेरी, पसंद करिए ना करिए आपकी मर्जी, मैं पहले ही आपसे मैं हाथ जोड़ चुका हूँ भैया, मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ नहीं। तो मैं सिर्फ यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें समझ में आए कि हम क्या हैं। जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि हम टीचरों को कैसे सुधार सकते, तुम नहीं सुधार सकते, तुम्हें जाकर उसका उत्तरदायित्व तो लेना पड़ेगा। तुम जाओ, जिससे टीचर हर जगह है यार, तुम 10 लोगों से बात करो, अपने इंडियन कल्चर के बारे में बात करो, उसके लिए गर्व से बात करो। जब वो तुम्हें हराएं, जब तुम्हें तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तो भी तुम्हारा गर्व टिकना नहीं चाहिए, गर्व वहां पर जो है हटाना नहीं चाहिए, वो एकदम मजबूत अंगद के पैर की तरह होना चाहिए कि मुझे मेरी भारतीय संस्कृति पे गर्व है, मैं जहां भी रहूंगा उसके बारे में बात करूंगा। तो मेरा मजाक उड़ाने दो। किसका मजाक नहीं उड़ा था? गांधी को भी ट्रेन से उठाकर फेंक दिया गया था, तब गांधी का जन्म हुआ ना। तो कई बार अपमान जो होता है वो महान शख्सियत के जन्म का कारण बनता है। जो हमारा अपमान होता है, गांधी को उठा फेंक दिया, बोला काला आदमी जो है गोरों के ट्रेन में बैठेगा, उन बोला देखो तुम्हें यहीं से उजाड़ते हैं। और उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी जो अहिंसा की ताकत, क्योंकि वो भारत की भूमि के साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने उसको अपनी ताकत बना ली। बोला इसने तो बड़े बड़े साम्राज्यों को उठाकर फेंक दिया, बड़े बड़े, आज तक हमारी संस्कृति को चू कर पाया, ये भी तुम 200-250 साल पुराने अभी हुए हो तुम, और तुम आके हमें फेंक दोगे। तो बोला चलो तुम्हें हम निपटाते हैं कायदे से। चलो तो वॉर के बारे में लिखो, युद्ध, कलिंग युद्ध लिखो, हेडिंग डालो कलिंग युद्ध। विवेक श्रीवास्तव ने लिखा बट इफ अ पर्सन डू वायलेंस आफ्टर दैट इट टेक्स धर्म देन ही इज अ ग्रेट। ऑफकोर्स भारतीय संस्कृति के तुम अगर जानोगे तो हमारे कई जन्म होते हैं, एक मां के पेट से जन्म होता है और एक हम सांसारिक जन्म लेते हैं। ठीक है, मनुष्य का विवेक जगना भी उसका जन्म कहलाता है। ठीक है, मनुष्य का विवेक जगना भी उसका एक जन्म कहलाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझे बताओगे, मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना किसने की, मुझे बताओ। तो रामायण महाकाव्य किसने लिखा? अच्छा, ज्यादातर लोगों ने वाल्मीकि का नाम लिया, बिल्कुल सही है। वाल्मीकि कौन थे? मतलब ऋषि होने से पहले वो क्या थे? तो तुम्हें समझ में आएगा कि मनुष्य के कई जन्म होते हैं। और ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं होता। तमाम नक्सलाइट थे, उनको मुख्य धारा में लाया क्यों गया? उनको पुनर्वास के लिए पैसे दिए गए, उनको नौकरियां दी जा रही हैं, तो हम तो उन्हें मार देते क्योंकि उन्होंने बंदूक उठाया है। आज तिहाड़ जेल में किरण बेदी ने इतने लोगों को मुख्य धारा में कैसे लेकर आए? तो मनुष्य जब विलिंग होता है कि मुझसे गलती हुई है, मेरा विवेक जागृत हुआ, जब तक विवेक नहीं जागृत हुआ पशु है, विवेक जागृत हो गया तो मनुष्य है। तो विवेक जागृत हो गया और मैं लोगों के कार्यों में आगे बढ़ूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहां से उसको महान कहा जाने लगेगा। पढ़ना, ठीक है, वाल्मीकि साहब के बारे में पढ़ना, तो वहां तुम्हें ऋषि बनने से पहले वो क्या थे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक व्यक्ति महानतम कैसे होता है। अंगुलीमाल क्या था? बुद्ध के भक्त के रूप में था। पहले जब आया अंगुलीमाल डाकू के रूप में, लोगों को मारकर जो है उंगलियां गले में टांग लिया करता था, लेकिन बुद्ध के सामने सब खत्म हो गया मामला। गांधी क्या थे? गांधी को पीटा गया, मारा गया, धक्का दे दिया गया। गांधी ने पलट के थोड़ा, गांधी ने कहा ये कोई गाल आगे कर, एक तमाचा मारे दूसरा गाल आगे कर दो। ठीक है, तो गांधी की इच्छा शक्ति के आगे, अहिंसा की ताकत के आगे अंग्रेजों की ऐसी तैसी हो गई। और आज भी तुम देख लो, जहां पर भी पूरी दुनिया में, जहां पर भी अहिंसक आंदोलन हो रहे हैं, मतलब जो आंदोलन कर रहे हैं वो हाथ नहीं उठा रहे हैं, वो आंदोलन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। कहीं उठा के देख लो। चलो कलिंग वॉर के बारे में लिख लेते हैं। द ब्लडशेड एंड मैसैक्रे चेंज द हार्ट ऑफ अशोका। ये हार्ट है, थोड़ा सा मैंने लिखने से कंजूसी की है। ब्लडशेड एंड मैसैक्रे चेंज द हार्ट ऑफ अशोका लिखो। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात और नरसंहार ने अशोक का हृदय हमेशा के लिए बदल दिया। देन अशोक स्टार्टेड धम्म, ही स्टार्टेड धम्म, इन्होंने धम्म की शुरुआत की। ऑन द प्लेस ऑफ वॉर, युद्ध के स्थान पर धम्म की शुरुआत की, युद्ध के स्थान पर धम्म की शुरुआत की। चलिए खत्म कर लेते हैं इसको। देखो, व्हाट वाज अशोकास धम्म? अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म क्या था? इट डिस्क्राइब्ड ऑन द रॉक्स एंड पिलर्स। देखो, अशोक ने इसे पत्थरों और खंभों पर खुदवाया। मोरल एंड एथिकल कोड्स, इट इज मोरल एंड एथिकल कोड्स, यह नैतिक और सत्यनिष्ठ और सत्यनिष्ठा के नियम है। नैतिकता और सत्यनिष्ठा के नियम है।
नैतिकता और सत्यनिष्ठा के नियम हैं। डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड, ध्यान रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ईश्वर की स्तुति नहीं की गई है, इसमें मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बात की गई। इसमें मनुष्य लिखो, इसमें ईश्वर की स्तुति नहीं की गई है। इट इज नॉट रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ गॉड, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड, इसमें ईश्वर की स्तुति नहीं की गई है। ये मनुष्य के जीवन को कैसे नैतिक रहना है, कैसे शासन करना है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, राजा के कर्तव्य क्या है, नागरिकों के कर्तव्य क्या है, ये मोरल एंड एथिकल कोड ऑफ रूलिंग है। क्लियर? ये अशोक का धम्म है। इसलिए तुमने देखा होगा भारतीय शासन संविधान में अशोक के प्रतीक चिन्हों को बहुत ज्यादा लिया गया है। नेक्स्ट लिखो, राइज ऑफ मगध, मगध का उदय, मगध के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मगध का उदय, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, लिखो मगध उस समय के भारत का सबसे ताकतवर महाजनपद था, उस समय के भारत का सबसे ताकतवर महाजनपद था। इट इज रूल्ड बाय हर्यंक, शिशुनाग, इट इज रूल्ड बाय हर्यंक, शिशुनाग, नंदवंश, नंद डायनेस्टी। तो नंद का ही शासनकाल वो शासनकाल था, अभी देखेंगे, नंद का शासनकाल वो शासनकाल था जहां अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था, इन्वेडेड इंडिया। लिखो, ड्यूरिंग द नंद पीरियड अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। लिखो, नंद के समय ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अलेक्जेंडर कौन था? ग्रीक नागरिक था, ग्रीक शासक था। 326 बीसी में, 326 बिफोर क्राइस्ट, 326 ईसा पूर्व में। नंद रूलिंग वॉज ओवरथ्रोन बाय द चंद्रगुप्त। लिखो, नंद को चंद्रगुप्त ने, जो घनानंद था, चंद्रगुप्त ने गद्दी से उतार फेंका। ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त, उतार फेंका। एंड फाउंडेड मौर्यन डायनेस्टी, और मौर्य वंश की स्थापना की। तो नंद को किसने उतार के फेंका? नंद के जो उसको ओवरथ्रोन बाय द चंद्रगुप्त एंड फाउंडेड मौर्यन डायनेस्टी, और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त आगे चलकर क्या हुआ? जैन हो गए। ठीक है, अब देखो कितना हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में कल बात किया था ना, कि मेरे लिए भारतीय संस्कृति सबसे बड़ी है। तुम्हारे पंथ क्या है, तुम्हारी मान्यता क्या है, तुम जैन हो, बुद्ध हो, आप लड़ाई लड़ सकते हो कि मैं हिंदू हूं, मैं फलाना हूं, XYZ। लेकिन मेरे लिए क्या है? मेरे लिए अगर जो भारतीय संस्कृति को समझता हूं, उन सभी के लिए ये सभी एक ही पेड़ की डालें हैं। अब देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य आगे चलकर जैन धर्म को अपना लेते हैं, लेकिन अशोक के बारे में जानते हो? अशोक किससे प्रभावित थे? मुझे कोई बताएगा? बुद्ध। देखो, दादा ने जैन धर्म अपना लिया, तो धर्म का मतलब आज का वाला धर्म नहीं था कि लड़ ले आए, हमारा धर्म है, हमारे अपने प्रतीक, हमारी राजनीतिक पार्टी है, हमारी अपनी ग्रुप ना। धर्म का मतलब जीवन पद्धति होता है, वे ऑफ लाइफ, रूल्स ऑफ लाइफ। तो उन्हें जैनिज्म में लगा कि मैं अपनी लाइफ को, अब शासन व्यवस्था को छोड़कर मैं अब आगे जा सकता हूं, तो वो अपने पुत्र को गद्दी सौंपकर वो वर्ण आश्रम उन्होंने जो है वो उस सनातन से लिया कि भाई अब शासन मैंने कर लिया, अब मेरा वानप्रस्थ का समय हो रहा है। लेकिन जीवन जीने के लिए जो नियमों का पालन करना था, अहिंसा के नियमों का पालन करना था, वो उन्होंने जैनिज्म से अपनाया। और उन्हीं का पोता जो है, उनका ग्रैंडसन, उसने जो है अपने जीवन को जीने के लिए उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो आज के धर्म से उसकी तुलना करो। आज भाई जो जिस धर्म में है, तो अगर वो दूसरा अपना नहीं सकता, अपनाता है तो फिर उसकी ऐसी तैसी होती है। बहुत आज नियम हमारे कड़े हो रहे हैं, लेकिन उस समय क्या था? आप अपनी इच्छा से जहां पर भी आपको लगे कि मुझे सुख शांति मिल रही, मेरे जीवन का उत्थान हो रहा है, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा हुआ करता था, नियमावलियां होती थी, तो वो उसको अपना लिया करता था। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आएगी चीजें कितनी आसान और किस तरह से हम जो है वो कार्य किया करते थे। नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं मौर्य एम्पायर के बारे में। तो मौर्य एम्पायर जो था वो काफी बड़ा था। अगर देखें मौर्यन एम्पायर, तो काफी हद तक, अगर हम केवल साउथ का हिस्सा छोड़ दें, तो भी हमारा ब्रह्मगिरी तक जो है वो काफी हद तक हमारे पास, मास्की, आपने देखा मास्की में अशोक के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, इस तरह जो है वो अलग अलग हिस्सों में पूरा, अगर हम बात करें तो लंपाका से लेकर, यानी कि जो वर्तमान अफगानिस्तान है, कंधार जो है वहां से लेकर, ठीक है, और शाहबाजगढ़ी, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो आज वर्तमान पाकिस्तान है,
तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आया जाया करते थे, वहाँ पर अफगानिस्तान, पूरे विश्व के लोग जो है वो पूरे हिस्सा जुड़ा हुआ था लैंड के बाद, सेंट्रल एशिया से भी लोग आते थे। तो ये रहा तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था। और वहाँ से होते हुए आपने देखा होगा कि मोस्टली जो हमारा मेन लैंड था, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो मेन लैंड जो है वो वहाँ पे पूरा का पूरा और साउथ तक जो है वो अशोक का साम्राज्य बना हुआ था। काफ़ी बड़ा एम्पायर था हमारे पास, ठीक है, बहुत बड़ा एम्पायर था, इसलिए इसको साम्राज्य कहा गया। कई महाजनपदों से भी बड़ा एक साम्राज्य हुआ करता था और इसने बड़ी लड़ाइयों के माध्यम से इसको जीता था। सनातन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है? सनातन का मतलब होता है लगातार, सनातन का मतलब होता है जिसका ना आदि हो ना अंत हो। तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, सोच के देखना, एक छोटा सा। तुम्हें पता है इन्फिनिटी को कैसे लिखते हैं, अनंत को कैसे लिखा जाता है? अनंत का सिंबल क्या है? वाई एलेक्जेंडर नोन एज सिकंदर? वाई यू आर नोन एज हिंदू? हिंदू इज नो सच वर्ड इन द इंडियन टेक्स्ट, बिकॉज ईरानियों ने तुम्हें सिंधु के किनारे रहते थे वो सा को हा बोलते, इसलिए तुम हिंदू हो गए, ठीक है। तो आप हिंदू कहते हो कि मैं गर्व से कहूँ मैं हिंदू हूँ, हिंदू वाहिनी फलाना ठिकाना दुनिया भर की बात, जो कि तुम्हारा यह शब्द ईरानियों का दिया शब्द यूज कर रहे हो। अगर तुम भारतीय संस्कृति के हो तो तुम्हें तो सनातन कहना चाहिए। सनातन का मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है। अब देखो, तुम बताते हो इनफाइनाइट को सिंबल क्या होता है? इनफाइनाइट देखना ऐसे लिखा जाता है, आज जाके चेक कर लेना। ये इनफाइनाइट है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। पहली चीज, यूनिवर्स कहां से शुरू हुआ कहां खत्म है? सनातन। कुछ चीजें